तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 11 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनको हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो लोग शुरू से एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उनको कितना फ़ायदा हुआ है यहाँ पर अब हम आपको बताने वाले हैं। और आज सुबह ही हमने आपकी विटामिन की एक वीडियो डाली थी, उसमें एक प्रश्न कराया था कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। आप अभी जा करके देख लेना सुबह वाली विटामिन वाली वीडियो, और इस शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो भाई एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूरी वीडियो देखा कीजिए। बहुत सारे प्रश्न तो हमारे इस एग्जाम एनालिसिस से ही आ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो आने वाली है वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस शिफ्ट के प्रश्न किस किस ने भेजे हैं और कितने कितने नंबर यहां पर आए हैं। तो देखिए, ये है सानिया खान दीदी। तो थैंक्स सर जी, मेरे 182 नंबर आए हैं, आपकी पीडीएफ से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं, इसी वजह से मेरे अच्छे नंबर आए हैं। अगर सिलेक्शन हुआ तो जरूर आऊँगी। बिल्कुल भैया, जरूर मिलने आना इंदौर में, हम आपको बता देंगे। ठीक है ना। और इन्होंने देखिए हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। देखो यहाँ पर सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको दिख रहे हैं। और आज सुबह कल आशा द्विवेदी जी ने मैसेज किया था, ठीक है ना, इंदौर की रहने वाली हैं ये, और इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। देखिए इनके 181 नंबर आए थे। और आज सुबह विवेक राजौरिया भिंड से इन्होंने मैसेज किया था, 178 नंबर इनके आए थे, और इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे। यानी कि शुक्ला सर के सुपर सिलेक्शन नोट्स से अच्छे खासे प्रश्न यहाँ पर छप रहे हैं। और सभी विद्यार्थी अच्छे नंबर 180 160 के ऊपर तो हर कोई लेकर के आ रहा है जिसने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने सुपर सिलेक्शन नोट्स नहीं लिए हैं तो मात्र 199 रुपए में आप सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी चारों सब्जेक्ट की। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट चारों सब्जेक्ट के, 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको मिलेंगी, और जो मेन टॉपिक है उनका टॉप 100 की पीडीएफ आपको मिलेगी, टॉप 100 प्रश्नों की। इसके अलावा अभी जो हमने सुपर मैराथन कराई थी, सुपर मैराथन की भी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। इतनी सारी चीज़ें और अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इस वजह से इन जो नोट्स हैं इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में फंस रहे हैं, और आपने प्रूफ देख ही लिया है। तो आप तुरंत इन नोट्स को मंगवा लीजिए। इसके लिए कोई खास काम नहीं करना है, बस ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। और अगर नोट्स सेंड करने में थोड़ा सा समय लगता है तो एक बार डीपी चेक कर लेना व्हाट्सएप की, उस पर लिखा रहता है कि आपको नोट्स कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। एक एक व्यक्ति को हम नोट्स भेजते हैं, सबको नोट्स मिल जाते हैं। रात को 12:30 बजे के बाद तभी सोते हैं हम, जब तक आपको नोट्स नहीं पहुंच जाते। एक एक व्यक्ति के पास में नोट्स पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही हम सोते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और रात में जो भेजते हैं उनको कल सुबह हम नोट्स भेज देते हैं। तो नोट्स एक एक व्यक्ति के पास में पहुंच जाता है। तो नोट्स को लेकर के बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। पेमेंट करके नोट्स आप लोग प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न पोषण एवं स्वास्थ्य का, ये वही प्रश्न है जो आज सुबह हमने आपको करवाया था। ठीक है, तो प्रोटीन वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां से 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। पहली वीडियो आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग हमने अपलोड कर दी थी। ठीक है, चलो भैया देखो, और वो 11 मार्च के नाम से ही है। ठीक है, अभी उसका हम थंबनेल चेंज कर देंगे। देखो, तो विटामिन डी, सनशाइन विटामिन हम किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन। क्यों कहते हैं? आपको बताया था कि ये भैया सूरज मामा होते हैं। ठीक है ना, सूरज मामा, चंदा मामा, सूरज मामा, 2 मामा होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से हमारे मामा होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ही ये विटामिन हमको दिया जाता है। हमारा शरीर सूर्य की रोशनी की मदद से अपना विटामिन डी जो है खुद स्वयं बनाता है, इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। विटामिन डी से आज 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न है वो भी विद्यार्थी ने हमारे पास में भेज दिया है, तो वो भी आपको हम बता देंगे। देखो, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह विटामिन हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ठीक है, आप विटामिन डी के फायदे देख लीजिए, क्योंकि विटामिन डी आज छाया हुआ है भैया। ठीक है, तो विटामिन डी ने आज जो है तहलका मचा दिया है। कल विटामिन ए आया था, आज विटामिन डी आया है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बेहतर करता है, और कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। जब यह कैल्शियम को अवशोषित करेगा तभी हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं समझ गए। चलिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर देना है। अगले 1-2 दिन में ये प्रश्न आपका आने वाला है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, चलो भैया अगला प्रश्न है, डायरिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो रोटा वायरस का जो टीका है वो डायरिया से बचाव के लिए लगाया जाता है। अब ये डायरिया क्या होता है, कैसा क्या होता है, वो सब आपको बता देते हैं। देखिए, तो डायरिया से बचाव के लिए रोटा
वायरस वैक्सीन दी जाती है, यह एक मौखिक टीका है। ध्यान रखना, ये ओरल टीका है, ओपीवी है। पीवी तो पोलियो वैक्सीन होती है, लेकिन ध्यान रखना यह एक ओरल टीका है जो मुंह के माध्यम से दिया जाता है, उसे हम ओरल टीका कहते हैं। ठीक है, देखो तो रोटा वायरस होने से पहले गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाने में मदद करती है। ठीक है, देखो यह उल्टी और दस्त का एक आम कारण है। इसकी वजह से क्या होता है, उल्टी और दस्त हो जाता है। खासकर शिशुओं और छोटे बच्चों में ये डायरिया नामक रोग जरूर होता है। इसमें क्या होता है कि दस्त बहुत ज़्यादा होता है और डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है बच्चा। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब आज सुबह पूछा था, हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का अर्थ है कि अगर शरीर में से पूरा पानी निकल जाए तो इसको, इस प्रक्रिया को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसके बचाव के लिए ORS घोल दिए जाते हैं बच्चों को। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा गया कि डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए क्या देते हैं, तो ORS का घोल देते हैं। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आगे भी बनेगा। प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यह एक लाइव वायरस वैक्सीन है। ये पूछा जाएगा कि रोटा वायरस कैसी वैक्सीन है, तो लाइव वायरस वैक्सीन है। इसमें जीवित लेकिन कमजोर रोटा वायरस होता है। यह वैक्सीन का ब्रांड नाम रोटारिक्स है। इस रोटारिक्स के नाम से यह वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, यह वैक्सीन स्वास्थ्य प्रदाता के द्वारा मौखिक रूप से दी जाती है, यानी कि मुंह में यह वैक्सीन पिलाई जाती है। सुरक्षा कारणों से रोटारिक्स की पहली खुराक केवल 15 सप्ताह से कम उम्र के बच्चों को ही दी जाती है और बच्चों में ही डायरिया का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, डायरिया आपने सुना भी होगा, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को ही होता है। दस्त वगैरह, उल्टी दस्त वगैरह होने लगते हैं, इसलिए यह वैक्सीन दी जाती है, रोटा वायरस की वैक्सीन दी जाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, फिर से आगे विटामिन डी से, बच्चों में हड्डियां किस विटामिन की कमी से टेढ़ी हो जाती हैं, तो चलिए देख लेते हैं। रिकेट्स नामक रोग सुना होगा आपने, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इस रोग को हम रिकेट्स कहते हैं। तो घुमा फिरा करके वो विटामिन डी से प्रश्न पूछ रहा है। देखो, तो रिकेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसी में जो हड्डियां जो है आपकी टेढ़ी हो जाती हैं बच्चों की। तो रिकेट्स रोग विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी से होता है। यह एक हड्डी रोग है जो शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। ये जो रोग है वो शिशुओं में और छोटे बच्चों में ही होता है। रिकेट्स होने पर हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। रिकेट्स के कारण क्या होते हैं, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, आनुवंशिक दोष और कोई अन्य स्वास्थ्य स्थिति के कारण ये जो है रिकेट्स हो जाता है। और सबसे मुख्य है विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका विटामिन डी से आज का दूसरा प्रश्न। अगला देखिए, गोनोरिया बीमारी पूछा था कि गोनोरिया बीमारी किसकी वजह से हो जाती है, तो निसेरिया नामक एक जो है जीवाणु होता है, जिसकी वजह से ये गोनोरिया नामक बीमारी हो जाती है। अब क्या है देख लीजिए, गोनोरिया एक यौन संक्रामक संचरण है। ठीक है, यह निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यह एक जीवाणु जनित बीमारी है, यह भी आपको याद रखना है। नाम है निसेरिया जीवाणु। ठीक है, देखिए तो अब इसका एक और प्रश्न पूछा था कि सिफिलिस कैसी बीमारी है, तो ध्यान रखना सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों की दोनों यौन संक्रमित बीमारी होते हैं, दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, और शायद सिफिलिस भी आज पूछा गया था, कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सिफिलिस पूछा गया था, ऐसा कुछ हमें पता चल रहा है। ठीक है, चलो भैया, BCG का टीका कब दिया जाता है, BCG तो लगातार पूछा ही जा रहा है, तो टीकाकरण की हमने PDF दे रखी है आप लोगों को। ठीक है ना, वैक्सीनेशन की PDF दे रखी है, जो हमने टॉप 100 प्रश्न टीकाकरण के कराए हैं, उसको पढ़ करके जाना। ICMR की टॉप 100 की PDF दी है और टीकाकरण की दी है, ये दोनों आपको पढ़ करके जाना अच्छे से। बाकी कंप्यूटर की भी दे रखी है हमने टॉप 100। ठीक है, शारीरिक ज्ञान की टॉप 100 दे रखी है 199 वाले में। ठीक है, तो ये सब आपको करके जाना है। ठीक है, तो BCG का टीका जन्म के समय दिया जाता है। अब देखो, BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। लगातार 2 दिन यह प्रश्न आया है और 1 दिन का गैप करके आज तीसरे दिन भी यह प्रश्न आ गया है। ठीक है, नवजात शिशुओं को जन्म लेने के बाद जितना जल्दी हो सके यह लगाया जाना चाहिए। इससे पहले पूछा था कि BCG का टीका कब लगाते हैं, कितने समय में लगा देते हैं, तो 24 घंटे के अंदर यह टीका लगा दिया जाना चाहिए। यह टीका अस्पताल या किसी अन्य संस्थान में जन्म लेने वाले शिशु को तुरंत लगा दिया जाता है। तो आज भी यह पूछा गया BCG का टीका कब लगाते हैं, उस दिन टाइमिंग दी गई थी 24 घंटे के अंदर। अगला देखिए, यह पूछा कि निमोनिया का टीका कहां पर लगाया जाता है। ऑप्शन में मांसपेशियां दी हुई थी, तो मांसपेशियों में निमोनिया का टीका लगाया जाता है। अब निमोनिया के टीके का नाम क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। देखो, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है जो निमोनिया के टीके में यूज की जाती है। यह निमोनिया का टीका मांसपेशियों में या फिर त्वचा के नीचे इंजेक्शन के जरिए लगाया जाता है। यह टीका किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के द्वारा ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा करके कोई बन गया डॉक्टर भैया, झोला छाप डॉक्टर, और उसने क्या किया, ये आपको टीका लगा दिया, तो इससे समस्या हो सकती है ना। तो एक पेशेवर जो डॉक्टर होगा उसी के द्वारा
न्यूमोकोकल वैक्सीन के जो है इंजेक्ट कराई जाती है शरीर में और निमोनिया से बच्चों को राहत मिलती है। ध्यान रखना, यह भी एक बच्चों का ही रोग होता है, निमोनिया कभी आपने बड़ों को होता हुआ नहीं सुना होगा। चलिए, ओपीवी आज सुबह प्रश्न आया था, अंतर पूछा था ओपीवी और आईपीवी में। इस बार पूछा है सेकंड शिफ्ट में कि ओपीवी क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं ओपीवी क्या है। तो ओपीवी का फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अब ये प्रश्न अगर बनना शुरू हुआ है तो ये आगे भी बनता रहेगा। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो एक पोलियो वैक्सीन है जिसे बच्चों को मुंह में बूंदों के जरिए दिया जाता है। वही 2 बूंद जिंदगी के अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे हर संडे को तो नहीं, मतलब जब भी टाइम होता था ये रविवार को ही लगाई जाती थी, रविवार को ही पिलाई जाती थी बच्चों को। ठीक है, यह पोलियो वायरस से बचाता है। यह एक सुरक्षित और बेहद असरदार वैक्सीन है और आपको पता है डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो अब आप बहुत कम ही देखते होंगे कि पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाए, नहीं तो पोलियो की वैक्सीन अब नहीं पिलाई जाती है ना, पहले वो लोग पेटी में लेकर के घूमते थे पोलियो की वैक्सीन। ठीक है, तो ओपीवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। ओपीवी में वायरस का स्ट्रेन पोलियो का कारण नहीं बनता। ठीक है, तो ध्यान रखना, पोलियो वायरस का जो है आपका इसमें दिया जाता है, किसमें, ओपीवी वैक्सीन में। ओपीवी कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो सीरो टाइप है। ठीक है, 1, 2 और 3 से सुरक्षा देते हैं। ये सारे जो है आपको ओपीवी के बारे में हमने जानकारी दे दी। चलिए, भारत में बच्चों को जन्म के समय ही या फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में ओपीवी की खुराक दी जाती है। तभी आकर के घर घर पूछते हैं, भैया आपके यहाँ कोई 5 साल का बालक है क्या, 5 साल से कम का बालक है, क्यों, क्योंकि हमें पोलियो की वैक्सीन पिलानी है। तो ये सारी चीज़ें पोलियो के बारे में आपको जानकारी रखना है। चलिए, विटामिन B12, आज सुबह ही आपको बताया था ना वीडियो में कि भैया विटामिन B12 नहीं पूछा गया, ये पूछा जरूर जाएगा, कुछ भी हो जाए। और जैसे कि एग्जामिनर हमारी बात सुन रहा था, सुबह वाली वीडियो एग्जामिनर ने देख रखी होगी। ठीक है, आज शाम वाली शिफ्ट में पूछ लिया, बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। कुल मिलाकर विटामिन B12 के बारे में पूछा था। चलिए देख लेते हैं। देखो, विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालामिन होता है, जिसे हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। ठीक है ना, विटामिन B12 कोबाल्ट युक्त कोरिनोनाइड्स के एक विशिष्ट समूह का नाम है। यह सभी विटामिनों में सबसे बड़ा और सबसे जटिल विटामिन है। तो ध्यान रखना, विटामिन B12 इसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। कोबाल्ट नामक धातु इसके अंदर पाई जाती है। प्रश्न बनता है कि किस विटामिन में धातु पाई जाती है। तो ध्यान रखना, विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है और इसका पूरा नाम जो है साइनोकोबालामिन होता है। आगे बढ़िए, ऑस्टियोपोरोसिस, ये लीजिए भैया विटामिन डी से तीसरा प्रश्न। अगर विटामिन डी आता है ना तो ऐसे ही आता है, कम से कम 3-4 प्रश्न लेकर के आएगा। और कल आया था विटामिन ए, ठीक है, उसके भी 2 प्रश्न आए थे। तो हमने क्या किया है, फेसबुक पेज है हमारा सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहाँ पर हमने आज विटामिन ए के बारे में एक पूरा आर्टिकल डाल दिया। तो आप लोग जा करके सर्च करना सक्सेस जंक्शन के नाम से, हमारा जो है सिल्वर प्ले बटन दिख जाएगा आपको वहाँ प्रोफाइल पर, और 1.5 के उस पर जो है फॉलोवर्स है, उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पर डेली हम छोटे छोटे आर्टिकल से डालते रहते हैं। आज हमने विटामिन ए के बारे में डाल दिया था, कल हम विटामिन डी के बारे में भी वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है ना, और भी जो चीज़ें आती हैं छोटे छोटे आर्टिकल वहाँ पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लें। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है और सक्सेस जंक्शन के नाम से इंस्टाग्राम है। तो जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो लोग इंस्टाग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। बाकी इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें हम डालते रहते हैं, छोटे छोटे पोस्टर बना करके हम इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, देखो, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किस विटामिन से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। विटामिन डी से संबंधित है, सबको पता है। चलिए देखते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां नरम हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा होती है। देखो, जो रिकेट्स नामक रोग है, रिकेट्स बच्चों में होता है। ठीक है, और यही रिकेट्स जब वयस्कों में हो जाता है तो उसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। देखिए, जोखिम के कारक क्या हैं, कम विटामिन डी या फिर कैल्शियम कम लेना, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान। अब धूम्रपान बच्चे तो लेंगे नहीं, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही धूम्रपान लेते हैं। तो ये जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो धूम्रपान लेने की वजह से भी होता है, अत्यधिक शराब पीने की वजह से भी होता है। ठीक है, और कुछ चिकित्सकीय एस्ट्रोजन की कमी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी लें, वजन उठाने वाले व्यायाम करें, शारीरिक वजन का शारीरिक जो आपका स्वस्थ जो आपका शरीर है उसको स्वस्थ रखें, धूम्रपान छोड़ें, शराब का सेवन सीमित कर दें। हम तो कहेंगे भैया शराब बंद ही कर दो, ठीक है ना। शराब तो ये समझ लो कि नाश कर देती है, दिमाग का भी और परिवार का भी नाश कर देती है। तो कभी भी शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए, इससे बहुत दूर रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, MR2 वैक्सीन ये तो भैया हर शिफ्ट में आ रहा है MR वैक्सीन, पहले पहले दिन आया था। ठीक है, कहते नहीं पहला पहला प्यार, तो ये पहली शिफ्ट के पहला प्रश्न यही था,
पहले दिन पहले शिफ्ट का पहला प्रश्न यही था, एमआर वैक्सीन क्यों दी जाती है। आज फिर से आ गया है, MR2 वैक्सीन क्यों दी जाती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भैया। ये आपको सबको पता है, खसरा यानी मीजल्स से बचाव के लिए MR वैक्सीन दी जाती है। अब चलिए देख लेते हैं। MR वैक्सीन का इस्तेमाल खसरे की रोकथाम के लिए किया जाता है। यह आपके शरीर को बीमारियों के खिलाफ अपनी खुद की सुरक्षा यानी एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है कि कोई भी, मान लीजिए ये आप है, ठीक है, ये आप है, और आपके शरीर में जब इस वैक्सीन को इंजेक्ट करा देंगे तो ये एक सेना तैयार कर लेगा। ठीक है, ये सेना तैयार हो जाएगी। अब ये सेना क्या करेगी, जैसे ही कोई भी आपके अंदर वायरस या फिर बैक्टीरिया आता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाती है और तुरंत लड़ने लगती है इन वायरस बैक्टीरिया से और इसको समाप्त कर देती है। तो ध्यान रखना, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। तो जो खसरा या फिर मीजल्स का टीका लगाया जाता है वो एंटीबॉडी बनाने के लिए लगाया जाता है। समझ गया MR2 वैक्सीन क्यों लगती है, खसरा, रुबेला, इन सब से बचाने के लिए MR वैक्सीन का यूज किया जाता है। चलिए बात करते हैं सामान्य ज्ञान, मातृ वंदना योजना। योजनाओं की PDF आपको दे रखी है। टॉप 100 योजना, जो मुख्य प्रमुख योजना के नाम से PDF होगी उसको देख लेना, जिनने 199 का लिया है उनको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमने मातृ वंदना योजना के बारे में बता रखा था, आज आपसे पूछ लिया है हमने। इसको आपके उसमें भी कराया था, सुपर मैराथन में भी कराया था। ठीक है, ब्रह्मास्त्र में भी इसको कराया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और देखिए अब ये आना शुरू हो गया है, और अगर ये आना शुरू हो गया तो ये लगातार आता ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। PM मातृ वंदना योजना के बारे में पूछा था, 1 अप्रैल 2022 को यह शुरू हुई थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि आखिर ये क्यों चलाई गई थी। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे हम PMMVY, ध्यान रखना ऐसे पूछ सकते, PMMVY, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना फुल फॉर्म होगा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है। हमने कहा था आपसे, कुछ भी समझ में नहीं आए, मंत्रालय पूछ रहे हैं, ऑप्शन में महिला बाल विकास दिया है तो इसी पर टिक करके आ जाना। ठीक है, 90% केस में ये बिल्कुल सही होता है। अब ऐसा भी मत करना कि आपको पता है नहीं ये आंसर नहीं होगा, लेकिन शुक्ला सर ने कहा है कि टिक मारना है तो टिक मार के आएंगे, फिर हमसे मत कहना सर नंबर कट गया। ठीक है ना, जब कुछ भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, एकदम कन्फ्यूज है कि अब क्या करें, तो आप जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर टिक मार के आएंगे। ठीक है, चलिए। जिसे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया था। इस योजना का उद्देश्य समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपके यहाँ आते हैं, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको सारी सुविधाएं देंगे, दवा वगैरह देंगे। ठीक है, उसके बाद में जब डिलीवरी होने वाली है तो फिर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था मातृ वंदना योजना के अंतर्गत की जाती है। 5,000 रुपये भी इसमें दिए जाते हैं अगर आप प्रसव वगैरह करवाते हैं हॉस्पिटल में। तो ये सब हमने ऑलरेडी बता रखा है, PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो टाइम अपन को खराब नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके एक्ट पूछे जा रहे हैं उसमें उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो पूछा है कि बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था यह एक्ट। तो देख लीजिए, ये आपको पता ही है बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट क्यों बनाया गया, जिससे कि छोटे छोटे बालकों का विवाह न करवाया जा सके। ठीक है ना, पता चला कि ये लड़की 18 वर्ष की नहीं हुई, इसकी शादी करवा दी, ये लड़का 21 वर्ष का नहीं हुआ, इसकी शादी करवा दी। तो इन सब को रोकने के लिए मुख्य उद्देश्य यही है कि बचपन खत्म ना हो बच्चों का और बाल विवाह ना हो पाए, इसलिए जो है बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने का है नहीं, आप सबको पता है। चलिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी सजा का प्रावधान है, सुबह भी आया था, आज भी पूछा गया है। 5 साल की सजा का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम में है। ये सारी जानकारी आज सुबह हम आपको बता चुके हैं। देखो, दहेज प्रतिषेध नियम 1961 के तहत दहेज से जुड़े अपराधों के लिए कम से कम 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा दहेज की मांग करने पर भी सजा दी जाती है। ये आज सुबह ही कराया था, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। चलिए, ICDS योजना का क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा था। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ICDS योजना कब चालू की गई थी, एग्जैक्ट डेट क्या थी, या फिर आप सन भी बता सकते हैं कि कब ICDS को चालू किया गया था। टाइप कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। योजना का मकसद क्या है, उद्देश्य और मकसद एक ही बात है, यही आपसे पूछा है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करना, यह इसका उद्देश्य है। और लो हम बता देते हैं, यह योजना साल 1975 में चालू हुई थी। अब तो कमेंट कर दो भैया 1975 ही लिख के आ जाओ, क्या दिक्कत पड़ रही है ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप लिख के आ सकते हैं। 1975 में इस योजना को चालू किया गया था। क्यों चालू किया गया आपको हमने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बाल श्रम एक्ट में कितने उम्र के बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते, यानी कि जो बाल श्रम एक्ट बताया गया है, बनाया गया है, इसमें इतने से कम उम्र के बालकों से आप जो है कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये तो रेड से लिखा है, इसको ब्लू से करते हैं। चलो
तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम करवाना गैर कानूनी है। अब ऐसा मत करना कि मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा पानी लेकर के आ जाओ, अरे आपको पता नहीं है एक्ट 1986 के मुताबिक 14 साल से कम उम्र का है अभी हमारी, आप हमसे कोई काम नहीं करवा सकते हैं, आपके ऊपर केस कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मम्मी की चप्पल सीधे यहाँ से उठ करके आएगी, सीधे कान पे पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप घर पे ऐसे कोई काम नहीं करवा सकते, मतलब ऐसे कोई काम के लिए आप मना नहीं कर सकते हो। ये एक्ट जो है माता पिता के सामने नहीं चलता, स्पेशली मम्मी के सामने तो बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये एक्ट चलता कहाँ पर है? कारखानों में। बड़े बड़े जो आपके कारखाने हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें आप काम नहीं करवा सकते 14 साल के बालक से। देखिए, इसमें घरेलू सहायक के तौर पर काम कराना भी शामिल है। अब इसमें यह नहीं है कि मतलब पानी मंगवा रहे हैं तो कह दो नहीं मम्मी हम नहीं लेकर के आएंगे, कानून में ऐसा लिखा है, ठीक है। इस कानून के तहत 14 से 18 साल के बच्चों को किशोर माना जाता है। इन बच्चों को खनन, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक से जुड़े काम और दूसरे खतरनाक कामों में बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किया जाएगा। यह इस एक्ट में स्पेशल बताया गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न आया था कंप्यूटर में सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर में सीसी का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, आपको याद रखना है। ऐसे ही फुल फॉर्म के भी प्रश्न आपके कंप्यूटर में आ रहे हैं। कंप्यूटर से कुल मिलाकर के 4 से 5 प्रश्न ही आ रहे हैं, और जो हमने टॉप 100 टॉप 200 की पीडीएफ दे रखी है 199 वालों को, उसमें ही आपका जो है ये सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। MS वर्ड, एक्सेल, ऑफिस, इसकी अलग से हमने पीडीएफ दी है, टॉप 100 के नाम से पीडीएफ है। कंप्यूटर है तो वो टॉप 300 के नाम से, लेकिन 150 प्रश्न हमने कराए हैं, जिसमें आपका हमने MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन चारों चीज़ों को एक साथ कवर किया है। 150 प्रश्न है उसके, ठीक है ना। और एक ही पार्ट है, इसके बाद हम पार्ट लेकर के आए नहीं है, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएगा, तो परेशान नहीं होना है आपको। चलो भैया, मैथ देख लेते हैं। कुछ प्रश्न हमको भेज दिए गए हैं। तो देखो, किसी वस्तु को 5000 में खरीदा जाता है और 6000 में बेच दिया जाता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे ही सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। बताया था आपको हमने, ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा, और सीपी हमारी बेस वैल्यू होगी। दोनों को घटाएंगे, 6000 में से 5000 गया, कितना बचा? 1000। बेस वैल्यू क्या है? 5000, ठीक है। यही हमारी सीपी है ना। सीपी को नीचे रखते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का जो है गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 का डिवाइड दीजिए, 20 बार जाएगा, 20% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा था, आप बता सकते थे। ऐसे प्रश्न एकदम सिंपल आ रहे हैं। 80 रुपये को 3:5 में बांट दो, 5 बांट पाओगे कि नहीं बांट पाओगे? बताओ। 5 और 3 जोड़ो, कितना हो गया? 8। 8x बराबर 80, 8 का डिवाइड दो, x की वैल्यू आ गई 10, बस इसी 10 को इसमें रख दो। 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, 10 का 5 में गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मैथ बिल्कुल सिंपल आ रहा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। T20 सीरीज आपको कराई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, इसकी पीडीएफ नहीं दी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको मैथ की ट्रिक की पीडीएफ दे रखते हैं, ठीक है। जो 199 में आपको मैथ की ट्रिक की पीडीएफ दी जाती है, मैथ की प्रैक्टिस करने की पीडीएफ दी जाती है, तो मैथ के बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, तो फिर T20 का नहीं देते हैं, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस के लिए है। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला परीक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और अपनी, हाँ आपको बता दें, अपनी जो योजना वाली पीडीएफ है ना, टॉप 100 योजना, ठीक है, टॉप 100 योजना पंचवर्षीय वाली, वो भाई साहब 92,000 तक पहुंच गई है। 92,000 व्यूज़ उस पर आ गए हैं। आप लोग जाकर के उसको एक बार और देख दो, उसको 1 लाख के पार कराओ, ठीक है। 1 लाख के पार कराओ उसको। चलो भैया, परसेंटेज से 2 प्रश्न आए हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का भी एक प्रश्न हमको मिल गया है। क्या है? 3 है, 9 है, 15 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 27 है। बताओ, सॉल्व कर सकते हो ना? 3 और 9 में कितने गैप है? +6 का। 9 और 15 में कितने गैप है? +6 का। उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं? +6 करके देख लें, कर लेते हैं। 15 6 सर 21 होता है, 21 रख के 21 में +6 करो, 27 होता है, यानी +6 कर रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं। सही आंसर इसका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो +6 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसी तरह के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। एक ब्लड रिलेशन का रहा, एक आपका आज सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया था, ठीक है। ऐसा था कि एक ऐसे लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग यहाँ पर हैं, टोटल मिलाकर के 20 लोग हैं, 10 लोग यहाँ पर बैठे हैं, 5 लोग यहाँ पर बैठे हैं। बताइए बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो भैया 10 और 5 15, टोटल 20, कितने बचे? 5 5 यहाँ बीच में बैठेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न और देख लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट का लिखा था सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर की जो है पूरी वो लिखी थी, क्या कहते हैं इसका, आप इसको स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग लिखी थी। इसको बोला था इसको उल्टा कर दीजिए और फिर बताइए कि दाएं ओर से चौथा कौन सा हो जाएगा। अभी बताओ दाएं ओर से कौन सा है? दायां ओर ये होता है, इधर से चलेंगे तो दायां होता है, इधर से चलेंगे तो बायां होता है। इन्होंने कहा इसको उल्टा कर दो, यानी कि ये जो आर है ना वो इधर पहुंच जाएगा, तो आर इधर पहुंच जाएगा, एस इधर पहुंच जाएगा। अब कह रहे हैं कि दाईं ओर से, अब एस कहाँ आ गया? दाईं ओर आ गया। तो इसी तरफ से बोल रहे हैं कि चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टे उल्टे ओर से अगर आप गिनेंगे तो कितना होगा? चौथा अक्षर कौन सा होगा? 1 2
3 4, तो ई जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको लिखना था, इसको उल्टा करना था, फिर दाएं ओर से चौथा अक्षर बताना था। तो दाएं ओर से चौथे अक्षर का मतलब है ये जो बाएं ओर से है ये दायां हो जाएगा, यहीं से चौथा अक्षर गिन लो, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 ई आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आज आए थे। ठीक है, बाल विकास देखभाल की बात कर लेते हैं। तो आज आपसे गर्भावस्था के दौरान एंटी स्कैन क्यों कराया जाता है, यह प्रश्न आज आपका पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों कराया जाता है, बता देते हैं। देखो, तो गर्भावस्था के दौरान न्यूकल ट्रांसफ्लुएंसी, जिसे हम एंटी कहते हैं, स्कैन कराया जाता है ताकि डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम, इन तीनों सिंड्रोम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एंटी स्कैन कराते हैं। ये प्रश्न आगे भी घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है देख करके जाना है। देखो, जैसी गुणसूत्री असामान्यताओं का पता लगाया जा सके, यह परीक्षण गर्भावस्था के 11वें और 14वें सप्ताह के बीच कराया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब कराया जाता है, 11वें और 14वें सप्ताह के बीच में। ठीक है, एंटी स्कैन के जरिए गर्भावस्था के शुरुआत में ही इन असामान्यताओं का पता लगाया जा सकता है, इसे समय पर जो है इसका इलाज भी कराया जा सके। अगला था, गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर पर क्यों ध्यान दिया जाता है। गर्भावस्था, जब मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई है और अब जो है बच्चे का जन्म होने जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्यों चेक करते हैं। आप सबको पता है, मान लीजिए प्रेगनेंसी हो रही है, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो रही है तब भी और ऑपरेशन से हो रही तब भी, तो उसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। ठीक है ना, जैसे बच्चा अगर बाहर निकलता है तो ये जो दीवारें होती हैं वो टूटती हैं, तो ब्लड भी यहाँ से निकलता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से माता की मृत्यु भी हो सकती है। इस वजह से अगर ऑपरेशन होने जा रहा हो या फिर गर्भावस्था में प्रेगनेंसी है, तब भी ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए, कुछ खास समझाने को था नहीं तो आपको हमने बता दिया। बहुत सारी चीज़ें आपके आपसी दिमाग की समझ पर आ रही हैं, बस आप क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा सोचिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बाकी दृष्टिहीनता से प्रश्न पूछा था, औपचारिक शिक्षा से पूछा था। देखो, मैनेजरियल स्किल में आ गए क्या, अभी गर्भावस्था में चलना है। ठीक है, देखो, औपचारिक शिक्षा से पूछा था। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, आप सबको पता है, अभी आप स्कूल जाते हैं, इसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। आपको बताया था ना, औपचारिकता और अनौपचारिकता में क्या अंतर है। औपचारिकता का अर्थ है नियम, कायदे, कानून से बंधी हुई कोई भी व्यवस्था होगी, उसे हम औपचारिकता कहेंगे। ठीक है, और जो अनौपचारिकता क्या होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का नियम, कायदा, कानून नहीं चलता है। जैसे अपने मित्र यार दोस्त हो गए, कुछ भी कह दो, ओ इधर आ, ओ उधर जा, चल तू पानी ले आ दे मेरे लिए, अबे क्या कर रहा है, कुछ भी कह सकते हो, तो ये आपकी अनौपचारिकता होती है। और आप स्कूल जाएंगे तो कायदे से कहेंगे सर मे आई कम इन, सर मे आई गो टू वाटर, तो ये सब क्या होता है, ये औपचारिकता होती है। आ गया डिफरेंस दोनों के समझ में। आप चलिए देख लेते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। देखो, तो औपचारिक शिक्षा एक, औपचारिक पूछिए, ध्यान रखना, औपचारिक शिक्षा एक संगठित और नियंत्रित तरीके से दी जाने वाली शिक्षा है। आ गया ना नियंत्रित शब्द, यानी कि कायदे कानून बने रहेंगे। यह एक पाठ्यक्रम का पालन करती है और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्राप्ति या फिर डिग्री देती है। औपचारिक शिक्षा स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में और आधिकारिक संस्थानों में दी जाती है, जहाँ पर आपको जो है डिग्री वगैरह सब कुछ मिलता है, कायदे कानून से सारी चीज़ें चलती हैं। इसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये प्रश्न आगे भी आएगा। चलिए, प्रबंधकीय कौशल, मैनेजियल स्किल में चलते हैं। पैराग्राफ पूछा गया था, 12 प्रश्न पैराग्राफ से आए थे, और इनने क्या किया पता है, दहेज प्रथा पूछ लिया। पैराग्राफ दिया, पूरा का पूरा पैराग्राफ दहेज प्रथा पे दिया, एक्ट वगैरह सब कुछ दे दिए, और यहीं दहेज प्रथा से ही 6 प्रश्न पूछ लिए आपके। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक और फायदा हो गया, यहाँ पर जो एक्ट वगैरह दिए गए थे ना, वो सामान्य ज्ञान में जो एक्ट आए थे दहेज प्रथा के, उसमें फ़ायदा हो गया। ठीक है ना, तो मज़े आ गए लोगों के। ठीक है, तो इस तरह से 6 प्रश्न आपका दहेज प्रथा पर दिया गया था, और 6 प्रश्न संघर्ष के ऊपर एक और पैराग्राफ आया था। ये 2 आपके 12 प्रश्न के पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, बाकी पूछा गया था प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, अब ये बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 4 आपको जो ऑप्शन दिए गए थे, आप उसमें से एलिमिनेट करके आसानी से निकाल सकते थे। प्रबंधन क्यों करते हैं हम, आपको पता है, प्रबंधन का अर्थ है योजना का, मतलब जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता चला हमारा एग्जाम आज के 1 महीने बाद है। ठीक है, अब आप प्रबंधन करोगे कि हम 6 घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटे ये पढ़ेंगे, 3 घंटे ये पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, उसके बाद इतने बजे एग्जाम देने जाएंगे, इतने बजे एग्जाम सेंटर से निकलेंगे, घर पे आएंगे। आपने क्या किया, एक योजना का निर्माण किया। तो प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चीज़ों को सफल बनाना। अगर आपने जो योजना बनाई है उसको सफल बना लेते हैं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर हमारे एग्जाम में 3 दिन रह गए, कुछ मटेरियल मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, तो फिर आपको शुक्ला सर के 199 वाले आपने PDF ले ली। अब 3 दिन बचा है, अब 3 दिन में आपको अगर इस तरह से मुस्कुराते हुए एग्जाम सेंटर से निकलना है, तो फिर प्रबंधन करना पड़ेगा कि अब हम 3 दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, 7 घंटे पढ़ेंगे, और ये PDF पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे, उसका एक उद्देश्य होता है कि सफलता। ठीक है, आगे बढ़िए।
लोकतांत्रिक प्रबंधन क्या होता है ये भी आपको अच्छे समझा रखा है। लोकतांत्रिक का अर्थ है कि ऊपर एक सुप्रीम होगा, उसके नीचे सारी चीज़ें लोगों में बटी रहेंगी, यानी कि जैसे हमारा भारत देश है ये लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका अर्थ है कि ये ऊपर वाले की ही नहीं चलेगी, यानी कि जो आपका प्रमुख है उसकी ही नहीं चलेगी, नीचे वालों में सारी चीज़ें बांटी जाती हैं, विकेंद्रीकरण किया जाता है। यानी कि ये लोग वोट करेंगे, फिर यहाँ से सिलेक्शन होगा प्रधानमंत्री का, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लोकतांत्रिक का अर्थ है कि सबका समान रूप से तंत्र, सबकी समान भागीदारी को ही हम लोकतांत्रिक कहते हैं। और जब सबको साथ लेकर के कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी प्रबंधन करते हैं, तो इसको हम लोकतांत्रिक प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह के आपके ऑप्शन उसमें दिए गए होंगे। अब इतने बड़े बड़े ऑप्शन थे कि दीदी भेज नहीं पाई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आपको समझ में नहीं आए उसका सुपर मैराथन हमने करा रखी है, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है, आप लोग जरूर देख लेना। चलिए, प्रबंधन के स्तर से प्रश्न पूछा गया है तो देख लेते हैं। प्रबंधन के केवल स्तर का नाम देखेंगे, इसके ऊपर जो है एक आर्टिकल बना करके हम फेसबुक पेज पर डाल देंगे, तो आप लोग देख लेना है। देखो, प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, निम्न स्तर प्रबंधन, मध्य स्तर प्रबंधन और शीर्ष स्तर प्रबंधन। ये 3 स्तर होते हैं प्रबंधन के। पूछा था कि कितने स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं, तीनों का नाम बता दिया है, ठीक है। प्रबंधन के स्तरों के आधार पर प्रबंधकों की जिम्मेदारियां और पद जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऊपर सीएमडी होता है, सीईओ होता है, नीचे सबसे नीचे कौन होता है, वो चपरासी वगैरह होते हैं, बीच में जो होते हैं मतलब कर्मचारी होते हैं। तो इस तरह के 3 स्तर होता है प्रबंधन का, ठीक है। आगे सारी बातें समझ में। तो ये आज का आपका एग्जाम एनालिसिस था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी बताइएगा। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, हमारा, आपका नहीं हमारा है, ठीक है। इस पर आपको मैसेज करना और अपनी पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। इसके अलावा ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पर हम आर्टिकल्स डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज सुबह भी हमने आर्टिकल डाला था विटामिन ए का, और अब कल जो है विटामिन डी डालेंगे, और ये प्रबंधन वाला ये वाला टॉपिक हम वहाँ पर आर्टिकल में डाल देंगे कि तीनों प्रबंधन कैसे कैसे होते हैं। तो आप लोगों को सर्च करके ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इंस्टाग्राम पर हम छोटे छोटे जो है जो पैम्पलेट टाइप में होते हैं ना, पैम्पलेट फोटो टाइप में, वो बना करके हम इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं, उसको भी आप देख लेना। सक्सेस जंक्शन के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। शायद 256 ही अभी सब्सक्राइबर हैं। अब आप लोग हेल्प कर दोगे तो और भी हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, सब लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। वहाँ पर आपके काम की चीज़ें ही मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए, अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। और आगे आपका एग्जाम हो भैया, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के अंदर जो भी प्रश्न आपको याद रहे कृपया भेज दिया कीजिए। सब लोग प्रश्नों का इंतजार करते हैं, और हम केवल 1 से 1.5 घंटे ही इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगली वीडियो तुरंत ही बनानी रहती है, ठीक है। बहुत सारा काम रहता है, प्रश्न दिखेंगे, फिर उसके बाद में सारा मटेरियल बनाएंगे, फिर उसको टाइप करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है ना। तो 1 घंटे के अंदर आप लोग भेज दिया कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जिसका भी पेपर कल सुबह है भैया, हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकलिए मोबाइल आपके हाथ में होगा, शुक्ला सर का नंबर आपके मोबाइल में सेव होगा, जितने प्रश्न आपको याद आते जाएँ तुरंत की तुरंत सेंड करते जाइए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।